अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी बकरी फार्मिंग के शौकीन हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर सबसे पहला रूल ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस नस्ल की बकरी किस इलाके में रखनी है और किस बकरी के साथ किस नस्ल की क्रॉस करवाएं। क्रॉस ब्रीडिंग का फॉर्मेट क्या है और किस नस्ल के साथ किसकी क्रॉस ब्रीडिंग ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। तो आज ये सब जानने के लिए हम डॉक्टर इजहार साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये सारी साइंस ब्रीडिंग की क्या है और ख़ास तौर पे स्मॉल रूमिनेंट्स की ब्रीडिंग में किन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि मुख्तलिफ एरियाज़ की बात करें, पंजाब से शुरू हो जाते हैं, फिर सिंध और केपी वगैरह बलूचिस्तान, इनमें कौन कौन सी नस्लें हैं जो ज़्यादा कामयाबी से हमारे यहाँ चलती अमूमी हैं? तौर पे बकरी को बदकिस्मती से शौक के लिए रखा जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये एक कारोबारी बिजनेस। जानवर। हर वो बकरी जिसको जो अपने दो बच्चे पालने की सलाहियत रखती है वो किसी भी इलाके के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है, उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है। हर वो बकरी जो 35 से 40 किलो की है वो एक कमर्शियल जानवर के तौर पर देखी जानी चाहिए और वो बुनियादी तौर पर कमर्शियल जानवर ही है। लेकिन हमारे पास बदकिस्मती के साथ 100 किलो के जानवर तो हैं, लेकिन पैदावारी नहीं है। पैदावारी इस सेंस में नहीं है कि उनके बच्चे नहीं बचते, पैदावारी इस सेंस में नहीं है वो जानवर के उनकी मार्केट में ग्राहक सिर्फ स्पेसिफिक मखसूस ग्राहक हैं जो सिर्फ खूबसूरती की बुनियाद पर जानवरों को ख़रीद कर रहे होते हैं और वो बिकते भी फिर उसी सूरत में। लेकिन चूंकि ये गोश्त और दूध के लिए पाले जाने वाला जानवर है, तो हर वो जानवर जो अच्छे दूध की पैदावार देता है और अच्छा गोश्त उससे हासिल किया जा सकता है, जल्दी गोश्त हासिल किया जा सकता है, वो कारोबारी जानवर है। उसका रंग कोई सा भी हो, लेकिन इलाकाई तौर पे बटे हुए और तकसीम जानवरों में हमारे पास गुजराती बीतल बहुत अच्छा पोटेंशियल रखती है, लेकिन अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से उसको लोग पसंद नहीं करते। गुजराती बीतल जो है वो किस किस एरिया में किस किस सीजन में उसकी फार्मिंग की जा सकती है? तो गुजरात और इसके गिरदोनवा के अंदर जितना भी एरिया है, ये गुजराती बीतल जानवर जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमने सिर्फ इलाकाई तौर पे जानवरों को तकसीम कर दी है। इनका ये नहीं है कि आप गुजरात से कोई जानवर अगर लाहौर में ले आएँ तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, और लाहौर के कोई जानवर गुजरांवाला में चले जाएं तो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। पंजाब के अंदर पाए जाने वाला हर जानवर हर शहर के लिए मौजू है, लेकिन जानवर पालना आता हो। नहीं, लेकिन जो हमारे अपर एरियाज़ हैं जहाँ दर्जा हरारत बहुत कम होता है और रात जो है वो माइनस में चली जाती है, और हमारा जनूबी पंजाब है वो वहाँ टेम्परेचर दिन रात का पूरा साल मतलब सर्दियों में भी 15 डिग्री से नहीं आता नीचे, तो इन दोनों रीजन की जो पाकिस्तान के अंदर हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर पाई जाने वाली हर बकरी इतना पोटेंशियल रखती है कि वो किसी भी जगह पे अच्छा परफॉर्म कर लेती है। आप शौकीन लोगों की छतों पे चले जाएं, वहाँ पे नाची जानवर भी नज़र आएंगे, टेडी जानवर भी नज़र आएंगे, बीतल जानवर भी नज़र आएंगे, और इसी तरीके से हमारे जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उधर भी सारे ही हमारे पंजाब के जानवर जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, और उधर नॉर्दर्न एरियाज़ के जानवर हमारे पास पंजाब के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस खिता के हर जानवर जो है वो हर जगह पे बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इलाकाई तौर पे जानवरों को मखसूस करने का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि ये जानवर जो हैं इनका मखसूस एरियाज़ के अंदर ये जानवर ग्रो करें, और मखसूस एरिया के अंदर उसी के अंदर अभी तक ग्रोथ और पोटेंशियल उन जानवरों के अंदर इतना है कि वो किसी भी जगह पे परफॉर्म कर सकते हैं। ज़बू वाली ये है कि पंजाब के अगर किसी बंदे को बकरी ना पालनी है, नॉर्दर्न एरियाज़ के किसी बंदे को अगर बकरी पालनी आती है तो वो जानवर वहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं। इसी तरीके से सिर्फ बकरी को पालने के ऊपर स्पेसिफिकली सिंध की बात की जाए तो इस रीजन में जो मेल की अगर बात करें तो पर डे वेट गेन ज़्यादा हो, फीमेल की बात करें तो उसके जो रिप्रोडक्शन साइकिल ज़्यादा हो, ड्राई पीरियड कम हो, इन खसूसियात की हामिल कौन सी ब्रीड है? गुज़श्ता 3 से 4 साल के अंदर ज़ाती तौर पे जो पटेरी सिंध की मखसूस नस्ल पटेरी, नवाब शाह पटेरी के नाम से जो बड़ी मशहूर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसके नर के अंदर भी पोटेंशियल है, और हमारे पास पंजाब और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जानवर पटेरी जानवर जो हैं बहुत पैदावार और बहुत जल्दी फरबा होने वाले जानवर हैं। तो पटेरी नस्ल मखसूस किस्म की पटेरी जो कि गुलाबी और कमोरी के क्रॉस से, और इससे पहले पुरानी नस्लों में पटेरी नवाब शाह खुद इटसेल्फ नस्ल बहुत अच्छा परफॉर्म करने की और बड़ा अच्छा पोटेंशियल है इसके अंदर, और डेली वेट गेन के अकॉर्डिंगली, और बच्चे 2 से ज़्यादा और 2 बच्चों के लिए वाफर दूध के अतबार से बहुत अच्छी इसके अंदर पोटेंशियल पाया जाता है। अच्छा, ये बताएं कि हमारे यहाँ जो मार्केट है उसके 2 मेजर सेगमेंट्स हैं। एक हम
जो ईद के कुर्बान ईद के ऊपर जानवर तैयार कर रहे होते हैं, दूसरा है हमारा एक्सपोर्ट या लोकल कंजम्पशन के लिए जो हम मीट इस्तेमाल करते हैं, मटन, उसके लिए फार्मिंग की जाती है। तो इन दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो ईद की मार्केट है वो ज़्यादातर बीतल जो है वो खूबसूरत जानवर होता है, वो कैप्चर करता है। तो आपको लगता है कि जो बाकी हमारी ब्रीड्स हैं उनको भी उस तरह तैयार किया जा सकता है? अदरवाइज़ तो इसकी 5-5 लाख तक एक बकरे की कीमत चली जाती है, तो ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो अगर दूसरे जानवर भी उस तरह तैयार हों, उस कैटेगरी के खूबसूरत हों, तो प्राइस इक्वल हो सकती है। मेरे ख्याल के मुताबिक क्रॉस ब्रीड के अंदर, यानी इन बड़े बीतल जानवरों के साथ अगर छोटे जानवरों को क्रॉस ब्रीड करवाया जाए तो एवरेज एक ब्रीड जो है वो मार्केट के अंदर जो हमारे पास नॉर्मली हर गुजरते साल के साथ कस्टमर की जो कुव्वत ख़रीद है वो कम होती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि हर बड़े जानवर के साथ क्रॉस ब्रीड के छोटे जानवर को अगर क्रॉस करवा के एक अलग से नस्ल बनाई जाए जिसकी ऑन एन एवरेज 40 से 45 हज़ार रुपया कीमतें खरीद हो, तो वो जानवर ज़्यादा पोटेंशियल के हामिल हो। जिस तरह हमारा टैडी है, ये मोस्टली अब क्रॉस ब्रेड ही नज़र आता है, टैडी की बीतल के साथ क्रॉसिंग हुई हुई है, क्या ये कामयाब है? ये कामयाब तरीन जानवर है, इस सेंस में कामयाब तरीन जानवर हैं कि यही जानवर हमारे पास बड़े जानवरों से अगर आप तबकाती तौर पे देखें तो एक जानवर 1.5 लाख रुपए का है और एक जानवर आपको 45 से 50 हज़ार रुपये का मिल रहा है। तो कोई भी 1.5 लाख रुपए की ब्रीड का जानवर आपको 45 हज़ार रुपये पे ईद पे नहीं मिलेगा। तो वो उसकी ब्रीड स्पेसिफिकेशन ईद वाले दिनों के अंदर भी वही होगी। एक खालस बीतल नस्ल का बड़े साइज़ का जानवर आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का मिलेगा, और वही जानवर अगर क्रॉस ब्रीड में चला जाए तो वो 40 से 45 यानी ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार रुपये तक बिकता हुआ नज़र आएगा, और उसी की मार्केट भी है। अच्छा, ये तो हमारे पंजाब की 2 फेमस ब्रीड्स हैं जिनकी क्रॉस ब्रीड, और अगर सिंध की बात करें तो सिंध में कौन कौन सा जानवर है जिसको क्रॉस ब्रीड जिसकी की जा सकती है, और जो मीट रेशो है स्पेशली वो इंक्रीज़ किया जा सकता है? पूरे पाकिस्तान के अंदर उतनी गाय नहीं है जितनी भैंस और गाय हमारे पंजाब के अंदर है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर उतनी बकरी नहीं है जितनी सिर्फ सिंध के अंदर एक सूबा के अंदर बकरी है। तो इसकी बड़ी और छोटी नस्लों की आपस में क्रॉस ब्रीड करने से पैदा होने वाली जो तीसरी नस्ल है वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल की हामिल है, उनके अंदर दूध ज़्यादा है और कदावरी के हिसाब से वो ज़्यादा। आपके ख्याल में बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है? ब्रीड के हवाले से सिंध की पुरानी टेडी बकरी बर्बरी, और बहुत खूबसूरत बर्बरी नहीं लेकिन ऑन एन एवरेज सींग वाली बर्बरी बकरी, और पटेरी नस्ल के बड़े नर जानवर से अगर क्रॉस ब्रीड करवाया जाए तो वजूद में आने वाली तीसरी नस्ल हर लिहाज से दूध की और बच्चों की ज़्यादा पैदावार और जल्द वेट गेन में, क्योंकि ये दोनों नस्लें, एक नस्ल अपने बच्चों की ज़्यादा पैदाइश के हवाले से मशहूर है और एक जानवर थोड़ी उम्र में थोड़े अरसे के अंदर अपने ज़्यादा वेट गेन के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा पहचाना जाता है। तो ये दोनों जानवर अगर क्रॉस ब्रीड किए जाएँ तो तीसरी आने वाली नस्ल को इलाकाई तौर पे बिसर कहा जाता है। तो बिसर जानवर जो हैं यही हमारे पास आज भी गोश्त की कंजम्पशन को, गोश्त की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अभी तक कट रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, इनमें तीनों में तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें। अब हम केपी पे आ जाते हैं, वो चूँकि मौसम वहाँ मोस्टली एरियाज़ में ज़्यादा ठंडा और सम टाइम माइनस में भी होता है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ जो कामयाब ब्रीड है वो कौन सी है, और वहाँ क्रॉस ब्रीडिंग के क्या प्रोटोकॉल? अमूमी तौर पे हमारे पास जो नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, हमारी नॉर्दर्न एरियाज़ की अपनी पुरानी बकरियाँ ज़्यादा जाज़बे नज़र नहीं है, खूबसूरत नहीं है, उसको हम अमूमी तौर पे पहाड़ी जानवर कह देते हैं। और लेकिन वो जानवर क्योंकि वहाँ के इलाके के तौर पे पाले जाते हैं और उस इलाके के तौर पे वजूद में आए हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक हर इलाकाई जानवर को दूसरे इलाके के जानवर से क्रॉस ब्रीड करने पे आने वाली तीसरी नस्ल, क्योंकि हर खालिस जानवर को हम गोश्त की ज़रूरत के तहत काट चुके हैं, तो पहले ही वो हम ख़त्म कर चुके हैं। लेकिन जो इलाकाई तौर पे इलाके की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए जो वजूद में आने वाले जानवर थे वो हमने गोश्त की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काट लिए हुए हैं। तो अब हमें ज़रूरत है कि हम अपने प्योर इलाकाई जानवरों को गैर इलाकाई जानवरों से क्रॉस ब्रीड करने के बाद तीसरी नस्ल पे हैं, ताकि उन जानवरों के अंदर गोश्त को जल्द बनाने की भी क़ुव्वत हो और उस इलाके की मौसमी शिद्दत को बर्दाश्त करने की भी ताकत हो। अच्छा, जब हम प्योर जानवर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा साइंटिफिकली F1 उसको कहते हैं। अब F1 अगर होगा तो उसकी क्रॉस ब्रीडिंग के समरात नज़र आएंगे जी, लेकिन आपको लगता है कि हमारे पास जो 4-5 नस्लें आपने नाम ली हैं उसकी F1 के जानवर हैं, और अगर हैं तो फार्मर्स को क्या पहचान होगी उसकी?
फार्मर को कोई पहचान नहीं है, क्योंकि मोस्टली फार्मर्स के पास F1 के जानवर नहीं है। हमारे सरकारी इदारों तक ये जानवर महदूद है, और सरकारी इदारों को चाहिए कि वो फार्मर्स को नर जानवर की सूरत में, और वो उनकी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर नर जानवरों को दिया भी जा रहा होता है। लेकिन हमारे पास बकरी पालने वाले फार्मर्स जो हैं वो एक दौड़ में लगे हुए हैं, खूबसूरती की दौड़ में, और जानवरों को बड़ा बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं। वो ईद मार्केट है ना, हम ईद मार्केट कैप्चर करने के लिए। जी, वो मार्केट कैप्चर करते करते हम अपने प्योर जानवरों से, अगर आज से 25 साल पहले देखा जाए तो बकरी की ऑन एन एवरेज जो हमारे पास लिटरेचर के अंदर 45 किलो मादा का वजन था, और 50 किलो ज़्यादा से ज़्यादा नर जानवर का वजन था। तो ये हमारे सरकारी लिटरेचर के अंदर जो वज़न लिखे गए हैं वो ये हैं, और हमारे बच्चे जो हैं वो आज 6 से 8 महीने के बाद 45 किलो को आसानी से वेट गेन के एतबार से टच कर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने जानवरों को बड़ा बनाया, लेकिन हमने जानवरों को पैदावारी नहीं रहने दिया। पैदावारी इस सेंस में नहीं रहने दिया कि उनके कद और खूबसूरतियाँ तो बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन माओं के नीचे जैसे ही दूध कम हुआ और उनके लैक्टेशन पीरियड जो है वो डिले होते गए, और कम वक्त में ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली बकरी 2 साल बाद या 3 साल बाद कंसीव करना शुरू हुई। तो बड़ा बनाने के चक्कर में हमने बकरियों को बड़ा करा किया। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत